चलिए, अच्छा जी, तो आज का हमारा है प्रैक्टिस सेशन, ठीक है क्लास, और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें बिफोर गोइंग इनटू द फाइनल्स। तो हम स्टार्ट ऐसा लेते हैं कि पहले एक आसान सवाल करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने, डायरेक्टर्स और सीईओ वाला। तो इसमें आप लोगों की कोई क्वेरी या आप लोग कुछ अपना इनपुट देना चाहें प्लीज़। सर मैंने सॉल्व किया, मैं बता दूं आप अगर हाँ, आंसर ऐसे सही ही है। बस वॉइस पे बताना होगा, ज़्यादा चेक करने का टाइम नहीं होगा। आप लोग बाद में चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस, मैं आपको देख के बता भी दूंगा। लेकिन अभी हम, क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है, हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की तरफ जाएंगे, तो आप लोग जस्ट अपना इनपुट देते जाइए तो हम इसको जल्दी ख़त्म भी कर सकें। जी, कोशिश तो करें कि फर्स्ट सब वाली पार्टिसिपेट करें। जी, क्या कह रहे हो? फर्स्ट वन सर लिस्टेड कंपनी है सर, पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, सेकंड वन? सर सर एसएमसी एसएमसी प्राइवेट ज़बरदस्त। थर्ड वन? पब्लिक पब्लिक क्या कह लिमिटेड। रहे हो? पब्लिक लिमिटेड सर, अनलिस्टेड सर। अनलिस्टेड है शायद, नहीं कंफर्म, पूरा रच के बोलो, भले गलत बोलो। ओके ओके सर। ठीक है, अच्छा लास्ट क्या? प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट जबरदस्त। लिमिटेड। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का क्या हिसाब किताब है? तो सर 7 है, सॉरी? पहले का 7 है सर। पहले का 7 है, दूसरे का? 1 2 सर। तीसरे का? तीसरे का 3 और चौथे का? 2 सर। 2 है सर। सही है, जो बीच में टू टू बोले जा रहा था, गलत बोल रहे थे, तो प्लीज़ अपनी गलती देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमें देखना चाहिए, एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल आ रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो ये देखें ज़रा, ठीक है, तो इस पे बात करें। ये सर। चलें, इस पे आप लोगों की क्या राय है? अच्छा, अब सवाल को देखें गौर से, इस पे लिखा हुआ क्या है? फिल एंड डिस्कस द फॉलोइंग। यानी एग्जाम में आपके पास अगर ये सवाल आएगा तो तकरीबन 9 मार्क्स का हो सकता है ये। सही है? क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है फिल भी करें और डिस्कस भी करें। अच्छा, एक बात और, अक्सर आप में से लोग ऐसे भी पूछते हैं कि सर इसको पेपर में कर लें, तो भाई ये सवाल पेपर में पूछने का नहीं होता। क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर है, वो कभी भी चेक करने की पोजीशन में नहीं होता, आपका आंसर आपकी कॉपी में ही होना चाहिए। तो ये वाला सवाल मसला ख़त्म हो गया कि हम सर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लें। तो आपने किस में सॉल्व करना है क्लास? आंसर शीट में। अच्छा, अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है फिल एंड डिस्कस। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, लेट से आपने लिख दिया यस, ऐसे ही ना, अगर आपने लिख दिया यस, तो आपने इसको डिस्कस करना होगा। डिस्कस मतलब आपने बताना होगा कि आपने यस क्यों लिखा है। सही है? यानी इसकी बहुत आसान सी सूरत यह है कि अगर आप इस पूरे को सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे आप लिख दें N1, मतलब अपनी जब आंसर शीट में पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इस पहली कंपनी के नाम के आगे लिख दीजिए N1, और नीचे N1 को थोड़ा सा डिटेल्स बता दीजिए। यकीनन इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा लॉ पहले बताना होगा फिर ये करना होगा, आपने सिर्फ डिस्कस करना होगा। डिस्कस का मतलब ये कि ऊपर आपने जो अपना आंसर दिया है, जो भी अभी आंसर में होगा, उसको आपने डिफाइन करना होगा, उस पर बात करनी होगी कि ये नंबर्स आए कैसे, ये यस नो आए कैसा, ये मामला वर्कआउट कैसे हुआ। क्या बात समझ आ रही है क्लास? यस यस सर। जबरदस्त। अच्छा, अब हम इसको वन बाय डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि क्या रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट है इस वाली कंपनी पे? यस सर। जी? नो सर। नो सर। नो वाला नो कौन सर। है? नोमान है। और यस कौन सर, है? होगी यस सर। रिक्वायरमेंट है सर। संदेश कह रहा है कि होगी, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं है सर, होगी सर। नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन अच्छा पे चले, अब नहीं मैं है सर। पूछता हूँ। हम जब हम जाग गए, अल्लाह का शुक्र है, अब हम पूछेंगे एक दूसरे से। अहमद इम्तियाज, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं सर। तो ये आपने जवाब कैसे दिया कि आपको आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, हमजा जाहिद, आपको आ रही है? यस सर। अच्छा हमजा, इस पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट है? सर मेरे ख्याल से तो होगी क्योंकि पब्लिक कंपनी है। अच्छा गुड। सर और मेरा कोई? जवाब नहीं था। आपका जवाब सर नहीं होगी था? अच्छा रिक्वायरमेंट। अच्छा अच्छा, तो होगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका पीके है 50,000 रुपये। लेकिन हमेशा जब भी मैं ये चीज़ असेस करूँगा तो मैंने
लिमिट कितनी थी पहले तो मुझे कोई लिमिट बताएगा, आप में से उज़ैफा बताएगा। उज़ैफा लिमिट कितनी थी वो जो चेक करनी थी कि ऑडिट करवाना है कि नहीं? काशिफा आप बताएंगी कितनी लिमिट थी? लगता है ये पता नहीं कहाँ गया। सर 1 लाख थी क्या? तो मैं बताऊं? हाँ चलो आप बताओ। 1 million 1 मिलियन, फाइन। अच्छा मरियम साहब, ये जो 1 मिलियन थी ये किस कंपनी के लिए थी? सर लिस्टेड। सर जबरदस्त, लिस्टेड के लिए। और कोई सर कुछ मैं नहीं? बताऊं? हाँ जी रोमान आप बताएं। सर प्राइवेट के लिए सर, थी मैं सर, ये हाँ पब्लिक के यस प्राइवेट के होगा लिए सर। थी। अगर आपने इसमें पब्लिक ये देखना है कि अगर प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन या उससे कम है तो उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कंपनी तो लिस्टेड कंपनी है तो इसके लिए एप्लीकेबल है। द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो चूंकि प्राइवेट कंपनी नहीं है इसलिए इसका पेड अप कैपिटल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये 50 रुपये भी होता तो भी ये एप्लीकेबल होता। क्या बात समझ आई? यस सर। yes sir जबरदस्त, सबको कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अच्छा, क्या फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू रजिस्ट्रार है इसका? yes sir है? यस सर। है या नहीं है? यस सर। नहीं है yes sir है नहीं है सर। देखो फैसला कर लो। है सर। मेरे ख्याल से तो है। तो अच्छा सवाल है। दोबारा repeat है। सर है क्योंकि पब्लिक कंपनी है। जबरदस्त है। अच्छा किसको नहीं थी? सर ऐसी प्राइवेट इसमें कंपनी 10 मिलियन से ज्यादा हो। जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा हो और 10 मिलियन से कम हो। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा हो और 10 मिलियन से कम हो उसको ज़रूरत नहीं थी। सही है? तो ये यस तो सर। है ही प्राइवेट कंपनी नहीं है तो इस पे है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय, इसके अकाउंट्स कौन कौन साइन करेगा? डायरेक्टर director सर डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और सर डायरेक्टर एक सीएफओ। एक डायरेक्टर, सीईओ और सीएफओ। CFO क्योंकि लिस्टेड कंपनी है सीएफओ भी करेगा। और अगर सीईओ अवेलेबल नहीं है तो फिर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। यस सर। और ये भी यस सर। 1 डायरेक्टर है, एटलीस्ट है। सही है? अच्छा, अभी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 29,50,000 वाला, क्या इसको ऑडिट कराने की जरूरत है? यस सर। यस सर पेड अप सर 1 मिलियन से ज्यादा क्या इसको अकाउंट जमा कराने की जरूरत है? नो सर। नो सर नो सर। no sir नहीं है? नो सर। नो सर नो सर, 10 जबरदस्त, मिलियन से कम है सर। ठीक हो गया। और इसका क्या सीन है? CEO और डायरेक्टर सर सीईओ एंड डायरेक्टर सर। ये जो अभी एक आवाज आई थी शायद उमर जुनैद की थी कि 10 मिलियन से कम है इसलिए नहीं है। ये उमर आपने कहा था? पता नहीं किसने कहा था। अच्छा, जिसने भी कहा था उसको ये याद होना चाहिए कि 1 मिलियन से ज्यादा और 10 मिलियन से कम है ये पूरी बात है। सिर्फ 10 मिलियन से कम है ये वजह नहीं थी। ठीक हो गया? ये बात समझ आई? यस सर। यस सर अच्छा, ऑथेंटिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय सीईओ और एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। और अगर यहाँ पर सीईओ ना हो तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। सीएफओ की नीड यहाँ पे नहीं है। तीसरे वाले केस में क्या रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराने की जरूरत है? नो सर। नो सर क्यों? क्योंकि सर प्राइवेट ये कंपनी है और इसका पेड अप 5 कैपिटल 10 million मिलियन से कम है। सर आपने 1 मिलियन वाली जो बात बताई है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इसमें तो 1 मिलियन से ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, मैंने यही तो बताया था, तभी तुमने नो लिखा है यहाँ पे। जी तभी तो हमने नो लिखा है यहाँ पे। ओके सर सही है? क्या इसको अकाउंट जमा कराने की जरूरत है? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि सर ऑडिट नहीं करवा रहे तो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? विद एफिडेविट सर। एक्सेलेंट। अच्छा, इसके अकाउंट कौन साइन करेगा? वही सीईओ और एटलीस्ट 1 डायरेक्टर।
क्या ये बात क्लियर है क्लास? ये 9 मार्क्स का सवाल आएगा, इस टाइप का सवाल 9 मार्क्स का आ सकता है। और ये बड़ा, अगर किसी को याद नहीं होगा तो यस नो में गलती कर जाएगा। और इसमें फिर सब्जेक्टिविटी नहीं होती, इसमें यस और नो के अंदर ऐसा होता है कि एक बंदे ने सही लिखा है तो उसको मार्क्स मिल जाते हैं और गलत लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलते। देयर इज़ नो बीच का रास्ता, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है कि जिसमें एग्जामिनर के पास भी कोई रूम हो कि यार कोई उसके लिखने पर उसको कुछ ना कुछ मार्क्स दे दे। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। जैसे डिस्कस में सर Yes, जो हमने sir. ऊपर फिलअप किए हैं उसको ही बस वो मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। नहीं, यहाँ पर आपने डब्बे में तो यस नो और ऐसे ही लिखना है ना, काम की बात। या आप अपना डब्बा बहुत बड़ा कर दें और डिस्क्रिप्शन यहीं दे दें, मुझे कोई इशू नहीं है। या फिर आप एन मिसाल के तौर पे 3 कर दें और यहाँ एक फुट नोट बना दें और यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाइनर का डिटेल्स दे दें कि आपने ये डब्बे किस बेसिस पर भरे हैं। इट्स अप टू यू। सर हम इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे दे सकते हैं जैसे हमने गैस लिखा है तो ट्वेल्थ वाले में हम कह मिसाल देंगे के तौर पे मैं आपको सैंपल बना देता हूँ ना कैसे दे सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा N1, सही है। N1 मैंने लिखा पहली कंपनी के लिए ना, ठीक है। अब मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा हबीब ऑयल्स या हबीब मिल्स जो भी है लिमिटेड, since the Habib Mills Limited is a listed company, therefore the requirement it is required to audit its financial statement irrespective of its paid up capital amounting to rupees या amounting its irrespective of paid up capital is less than 3 million। सही है, एक बात ये हो गई। फिर आपने मजीद इसके अंदर एक पॉइंट डाला कि इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स फाइनेंशियल। सॉरी, आपकी राइटिंग नहीं हो रही। तो मैं साथ में बोलता भी तो जा रहा हूँ। अच्छा, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। Since the Habib Mills Limited is a listed company, therefore it is required to audit its financials irrespective of its paid up capital is less than 3 million। सिंपल हो गया, अंग्रेजी लिखी है। It is also required to file its financials with registrar as paid up capital limit is applicable on listed company, is on private company। सही है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये लिस्टेड कंपनी है, इसको पर एप्लीकेबल नहीं है फाइनेंशियल्स। और अगर आप वहीं पे लिख देंगे ऑथेंटिकेट कौन करेगा तो नीचे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वहाँ पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि रिक्वायर्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड एंड अप्रूव्ड बाय सीईओ एंड एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ सीईओ तो फिर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एंड ऑल्सो सीएफओ। क्या बात समझ आई? सिंपल इस तरह लिखना है जी। क्लास बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है जी? आपकी आवाज मुझे नहीं आई भाई। सर वो कह रहा रिकॉर्डिंग हो रही है। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। सर लिस्टेड कंपनी की लिमिट क्या थी? 3 मिलियन से कुछ भी नहीं थी भाई। लिस्टेड कंपनी का 1 रुपए का पेड अप कैपिटल है तो उसको भी ऑडिट कराना है, उसको फाइनेंशियल जमा कराने हैं, उसको सब कुछ करना है। जी क्लास ओके सर। ओके सर। सेट है, बात समझ आई है? यस सर। यस सर। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करने थे? रिलेशंस आइडेंटिफाई करने थे। तो अगर आप लोग मेरे साथ करना चाहें तो बहुत अच्छा है। पहले वाले का क्या रिलेशन होगा? Created, sir. सॉरी, एसोसिएटेड सर। कंपनी दूसरे वाले का, Associated undertaking. तीसरे वाले का सर नहीं होगा सर, इसका 20% होनी चाहिए थी। नो एसोसिएशन। सही है। चौथे वाले का
एसोसिएशन चौथे वाले का एसोसिएटेड कंपनी है। एटलीस्ट 20% होल्डिंग पावर था या एटलीस्ट मोर देन एक्सीडिंग 20% था? सर एटलीस्ट एटलीस्ट क्या था? 20% वोटिंग पावर। एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर था। पक्की बात है? यस सर। यस सर। चले जी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? एसोसिएटेड कंपनी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ऐसा भी कोई सवाल आ सकता है जिसमें आइडेंटिफाई द रिलेशंस एंड कमेंट करने के लिए भी आ सकता है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन होगी तो कम मार्क्स होंगे, कमेंट होगी तो ज्यादा मार्क्स होंगे। क्या बात समझ आ रही है? और कमेंट का मामला कैसे वर्कआउट होगा? जैसे अभी हमने ऊपर वाले के केस में देखा था। ठीक है जी। यस सर। चलें, जबरदस्त। अच्छा, अब हम एक सवाल देखते हैं। मैंने आपको एक ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट बना के दिया था नोटिस का, वो यहीं कहीं होगा। आप लोगों ने देखा है वो सवाल? यस सर। ये वाला सेट है। अब ये एक सवाल है आपके पास। इस सवाल की खूबसूरती यह है कि इस सवाल के अंदर एक मीटिंग मिनट्स का नोटिस बनाया हुआ है और आपको कहा है कि आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और रिव्यू करके बताएं और कोई इसमें गलतियां तो नहीं, अगर हैं तो हाईलाइट कर दें। अब ये आपको कब पता चलेगा? जब आपके पास दो चीज़ों का इल्म होगा। नंबर वन, आपको लॉ पता होगा कि नोटिस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो हम पढ़ चुके हैं। नंबर टू, आपके पास कोई सैंपल ऐसा नोटिस हो जिसको आप देख के समझ सकें कि लॉ अप्लाई कैसे होता है। ऐसा ही है ना? अच्छा, लॉ आप पढ़ चुके हैं। सैंपल नोटिस मैंने आपके साथ शेयर भी किया है LMS पे, अगर आप में से किसी ने खोल के देखा हो तो। जी, किसी का इत्तेफाक हुआ वो देखने का? नहीं हुआ? नहीं, अभी देखेंगे। अच्छा, अब आप लोग क्या करें, आप अभी हो रहे हैं 12:47 मेरी घड़ी में। आप लोग 12:52 तक कुछ ना करें, वो ओरिजिनल नोटिस खोलें और ये देखें कि इसमें और ओरिजिनल में क्या फ़र्क है। तो आप अभी एक आध गलती तो खुद ही पहचान लेंगे। नंबर वन, लेकिन क्या पेपर में सवाल ओरिजिनल को देख के आएगा? नहीं, पेपर में तो लॉ अप्लाई करना होगा। तो फिर जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने इसकी एप्लीकेशन कैसे सीखनी है। तो ओरिजिनल नोटिस मैं अपनी स्क्रीन पे भी खोल रहा हूँ और आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी या अपने पास अलग से खोल लें फ़ोन पे, ताकि आप ओरिजिनल को और ड्राफ्ट को कंपेयर कर सकें। ठीक है। ये एक लिस्टेड कंपनी का नोटिस है। इसको मैं दूसरे वर्जन में खोल लेता हूँ ताकि हम कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकें। ये आ गया। ठीक है, ये कंपनी का नोटिस है और ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हम एक ड्राफ्ट शेयर करेंगे, उसमें से कोई गलतियाँ हाईलाइट करना सीखेंगे, तो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। अब ये एक ओरिजिनल नोटिस है, आप लोग इसको अपने पास भी देखें और इस सवाल वाले को भी देखें और दोनों में फ़र्क महसूस करें कि क्या गड़बड़ हुई है, क्या नहीं होनी चाहिए थी। बैक एंड पे आपके पास लॉ की एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए। बस ये आपने इतनी सी एक्टिविटी करनी है। अगले 3-4 मिनट आपके पास हैं और यू गाइस कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है जी। सर नोटिस LMS पे? LMS पे भी है और ये स्क्रीन पे भी है। मैंने ओरिजिनल नोटिस के नाम से एक फ़ाइल डाली है LMS पे, कल ही डाली थी। ठीक है, तो आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको? जी सर। चलिए शुरू हो जाए। जी सर। जी सर आप खराब वाला नोटिस लगा दीजिए। क्या करूं मैं? मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। सर आप यही वाला यहाँ पे सर जिसमें डिफेक्ट है ना वो वाला नोटिस लगा दें। चले, मैं वो लगा देता हूँ, सेट है। और आप लोग अपने पास असल वाला देखें। ठीक है, शुरू हो जाए। से कोई बताना चाहे कि इसमें क्या क्या गलतियाँ? सर डेट मेंशन नहीं है। सर सबसे तो डेट मेंशन नहीं है तो आपका एड्रेस मेंशन नहीं है। एक मिनट इसको जूम आउट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये
चलो ये कुछ मुनासिब हो गया जी। सबसे पहले आप बता रहे हैं कि सर क्या मेंशन नहीं है? सर डेट मेंशन नहीं है, डेट प्रॉपर मेंशन एड्रेस नहीं है मेंशन नहीं और है, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है सर। क्या बात है, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है और प्रॉपर एड्रेस सर मेंशन नहीं है, ये नहीं प्रॉपर बताया एड्रेस कि नहीं है, मीटिंग कौन सी है। क्या मीटिंग कौन सी है? चलो गुड है। और प्लेस सर, और प्लेस नहीं है और और बिजनेस मतलब क्या सर मीटिंग नंबर बोला है, मैंने नहीं बोला मीटिंग लिख लिया कौन सी। मैंने। और सर वेंचर ऑफ को इम्पोर्टेंट बिजनेस में डाला हुआ है, मतलब जनरल बिजनेस में, सर स्पेशल ये स्पेशल मैटर्स में आएगा। किसको डाला हुआ है? ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्पेशल में आएगा, ठीक है। और सर और डिविडेंड वाला इन लोगों ने स्पेशल में डाला, वो ऑर्डिनरी में आएगा। अच्छा सर ये स्पेशल पहला पॉइंट सही है। और सर ये इम्पोर्टेंट बिजनेस की हेडिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस आएगी। क्या बात है। और सर स्पेशल बिजनेस को वेरी अर्जेंट मैटर सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है। सही है। और आवाज थोड़ी तेज निकालें सर प्लीज। जी जी। और सर ये फर्स्ट पॉइंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगा। ओए तो क्या आएगा? आएगा क्या ये तो बताओ। और सर लीगल एडवाइजर भी इम्पोर्टेंट बिजनेस नहीं है। जबरदस्त। और ये तो आप लोगों ने वो देखा है जो आपको वहां से दिखा है। लॉ तो अप्लाई करवाओ कि ऑर्डिनरी बिजनेस में होता क्या क्या और क्या नहीं है। आपका ऑडिटर रह गया एक। सर ऑडिटर अपॉइंट नहीं करा सर, अपॉइंट नहीं करा। मिनट्स ऑफ द कंपनी मीटिंग मेंशन नहीं है। उसकी गुड है। रिम्यूनरेशन और मिनट्स ऑफ मीटिंग सर। सही है। अब हम सॉल्व करने जाते हैं। ये मैंने आप लोगों से पूछ लिया, वैसे अच्छा नोट किया आप लोगों ने, वेरी गुड। सही है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट लाइक एवरी ईयर एजीएम ऑफ एबीसी। वो कह रहे हैं जैसे हर साल की तरह इस साल के बैनर नहीं लगे हुए होते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी, तो ऐसा नहीं है। आपने बताना पड़ेगा कौन सी एजीएम विल बी हेल्ड ऑन कमिंग वीक एनी टाइम बिटवीन 4 से 5। ये क्या बात हुई कि पूरे हफ्ते में किसी भी दिन आ जाना 4 से 5 के बीच में? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता क्लास? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो 30 मिनट का कोरम वाली रिक्वायरमेंट कैसे वर्कआउट होती? कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा तो वहां से मामला चलेगा ना। सही है। दूसरा हमने देखा Yes. था नोटिस के अंदर प्लेस टाइम मेंशन होगा, तो टाइम प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, ये वेग टाइम है। अच्छा दूसरा, नोटिस के अंदर ये जो एड्रेस दिया हुआ है द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये बिल्कुल सही है कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सबको पता है कहाँ पर है, ठीक है, ये गलती नहीं है। टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेसेस, तो यहाँ तक हमने नोट कर ली मिस्टेक्स। इंपॉर्टेंट बिजनेस की हेडिंग बिल्कुल गलत है, ये ऑर्डनरी होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही देखा था आप लोगों ने। ये स्पेशल बिजनेस की हेडिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा था कि दो ही किस्म के बिजनेसेस होते हैं, आइदर ऑर्डनरी और स्पेशल, तीसरी कोई हेडिंग नहीं चलेगी। अच्छा इसके बाद हमने ये देखा था कि ऑर्डनरी के अंदर जो मैटर्स होते हैं नॉर्मली, वो यहाँ पर अगर कुछ गिवन है तो उस पर भी गलती है, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ होने चाहिए थे मगर नीचे आ रहे हैं। तो ये डिविडेंड वाला पॉइंट ऊपर आ जाना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें मसला है और ये ऊपर आना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाला, ये बिल्कुल यहाँ सही बैठा हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। सिमिलरली ये न्यू वेंचर वाला जो पॉइंट है ये स्पेशल बिजनेस में आना चाहिए, ये गलत बैठा हुआ है। अच्छा अगर इसको पढ़ें, टू रिसीव कंसीडर एंड अडॉप्ट द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of the company for the quarter ended June 30, 2020 together with the director's reports, police reports and auditor's report thereon। तो क्या एजीएम के अंदर हम क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कराने जा रहे होते हैं? नो सर ऑडिटेड। एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स। बिल्कुल सर। तो मालूम हुआ ये भी गलती है, ये भी तो गलती है जो आपने निकालनी है। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है फॉर द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आगे क्वार्टर एंडेड गलत लिखा हुआ है, तो ये भी गलती है। अच्छा लीगल एडवाइजर नहीं होता, ऑर्डिनरी बिजनेस में ऑडिटर होता है, तो यहाँ पे ये गलती थी। अच्छा अब एक और चीज, सॉरी सर एक सवाल है। बोले सर हमें ये सिर्फ हाईलाइट करना होगा या नीचे मेंशन भी करना होगा? इस पे भी आ रहे हैं, मैं बताऊंगा। अच्छा टू अपॉइंट लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड
फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2021, तो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड भी गलत लिखा हुआ है टेक्निकली, क्योंकि आप अगले साल के लिए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो फॉर द ईयर एंडिंग होना चाहिए। एंड देखें फॉर द ईयर एंडेड तो वो होता है जो साल गुजर चुका है, जिसके अकाउंट्स अप्रूव कराने हैं, लेकिन ऑडिटर तो अगले साल के लिए आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो आज आप थोड़ी कहेंगे फॉर द ईयर एंडेड जो साल गुजर चुका, फॉर द ईयर एंडिंग जो साल चल रहा है। ठीक है जी। सर मुझे लगा इंग्लिश की मिस्टेक है, काउंट नहीं होगी। नहीं तो तुम्हें गलतियां निकालने के लिए दी गई है, तो गलती तो गलती है। बहरहाल अच्छा, ये सब हो गया। अब आपने एक और चीज़ देखनी है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का कोई पर्टिकुलर टुकड़ा आपको उठा के दिया गया और आपने उसके अंदर रहते हुए ही गलतियां निकाल ली है, यानी इसके आगे पीछे आपने नहीं सोचना। नोटिस में तो और 100 चीज़ें हो सकती है, आपने इसलिए नहीं सोचना क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया और आपने उसके अंदर ही रह के मामला करना है, ऐसा ही है कि नहीं? यस सर। चले जबरदस्त। अब इस एक्सट्रैक्ट के अंदर इसने नोट्स की हेडिंग डाल के छोड़ दिया है और नोट्स एक भी नहीं बताया, इसका मतलब गलती हो गई। अगर नोट्स की हेडिंग ही ना होती तो ये एक्सट्रैक्ट का हिस्सा ही ना होता और हम कहते सही है, कोई मसला नहीं है। नोट्स की हेडिंग डाली और लिखना भूल गया। अब आप यहाँ पे एक आध पॉइंट खुद ढूंढ सकते हैं। हमने देखा था नोटिस में प्रॉक्सी का जिक्र होगा, प्रॉक्सी फॉर्म पड़ा हुआ है, कब तक जमा करानी है, याद आ रहा है? वीडियो लिंक फैसिलिटी का जिक्र होगा। सर ऑडिटेड रिपोर्ट भी जमा होगी ये कमीशन को इस नहीं ये नोटिस में नहीं लिखा होता भाई, सही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो ये जो चीज़ है ये आ गई और ये डेट वेट सही दली हुई है। अगर यहाँ कंपनी सेक्रेटरी की जगह CFO कर दूँ तो ये भी गलती हो सकती है। बहरहाल आप इसको, ये गलती इतना नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको एग्जाम में कैसे करना होगा? सर इतनी सारी गलतियों में से अगर किसी ने एक आध कम निकाल ली तो क्या होगा? मार्क्स कटेंगे। तो देखिए भाई, एग्जाम के लिए अगर हम इसको 5 नंबर का सवाल रखेंगे तो हम कहेंगे आइडेंटिफाई एनी 8 मिस्टेक्स। अब कोई भी 8 निकाल लो, ताकि ऐसा ना हो कि किसी के साथ बहुत शदीद अन्याय हो जाए। तो इसका होपफुली ख्याल रखना चाहिए आपके एग्जामिनर को, पहली बात। दूसरी बात कि क्या खाली गलती निकाल के छोड़नी होगी या लिखना होगा? तो सवाल ये है कि आप गलती निकालोगे कैसे, लिखोगे कहाँ? आप पूरा नोटिस तो अपनी क्वेश्चन पेपर पे छापोगे नहीं और फिर इसमें से गलतियां चुन चुन के निकाल रहे होगे। तो यकीनन आपने बुलेट्स फॉर्म में ही आंसर लिखना होगा कि फॉलोइंग आर दी मिस्टेक्स या डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाइड इन द गिवन नोटिस ऑफ ABC लिमिटेड। पॉइंट नंबर 1 आपका ये है, पॉइंट नंबर 2 आपका ये है, पॉइंट नंबर 3 आपका ये है, पॉइंट नंबर 4 आपका ये है। लॉ में ऐसा लिखा है कि नोटिस में होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है। लॉ में लिखा है नोटिस में टाइम होना चाहिए, तो यहाँ पे टाइम गलत लिखा हुआ है, टाइम वेग लिखा हुआ है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। इस तरीके से आपने अपनी कमेंट्री बयान करनी होगी। क्या बात समझ आई क्लास? यस सर। और सर जैसे पॉइंट्स को हम सही कर रहे हैं तो पॉइंट्स का रेफरेंस देखें इन द थर्ड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट बिजनेस। आप अगर ना भी लिखें थर्ड पॉइंट, क्योंकि मैंने नहीं लिखा, मतलब क्वेश्चन में नहीं है ना, आप यूँ लिख सकते हैं कि इन इट इज अंडर द हेडिंग ऑफ इम्पोर्टेंट बिजनेस देयर इज अ पॉइंट टू अपॉइंट लीगल एडवाइजर। हाउएवर इट इज हेडिंग भी गलत है एंड देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स रादर देन लीगल एडवाइजर, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर ऑडिटर की बात की गई है एज पर कंपनीज एक्ट 2017 इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस। ओके सर, ठीक हो गया, सेट है, आगे बढ़े। जी सर। यस सर, यस सर। प्रैक्टिस सेशन लेने का आपको फायदा हो रहा है? यस सर। चलिए बेहतरीन, रात के अंधेरे में हम लॉ का प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, बेहतरीन हो गया ना, ये भी अच्छी बात। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिविडेंड के सवाल देख रहे हैं, क्योंकि पहला पॉइंट ये आया था कि डिविडेंड के सवाल करवा दें, तो ये अभी हम फ़ौरन से देखेंगे इंशाल्लाह, और इसके बाद आप लोग जो सवाल कहेंगे या जिस के कहेंगे हम वो देखेंगे, अदरवाइज हम जा भी सकते हैं, जैसा आप कहेंगे ऐसा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम डिविडेंड के अंदर आते हैं। डिविडेंड का पहला सवाल ये कि ABC कंपनीज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ABC कंपनीज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अमाउंटिंग टू 55 लाख रुपए। All the profit is unrealized and directors are thinking to distribute dividend due to better results in the current year as compared to the last year. In the light of Companies Act 2017, please discuss। इसके समझो 4 नंबर है। अब बताओ इसमें क्या करोगे। सवाल पहले तो आपने ये बताना है, कोई बीच में अभी ना बोले, पहले सुन लो।
पहले तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर मसला क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा, आप इसको एज एन आंसर लेके कैसे चलोगे। जी, अब मैं अगर आप कहें तो वॉलेंटरीली खुद पकड़ लूँ किसी को, या कोई खुद बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो मुझे अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं कर लूँ, मैं कर सकता हूँ, किसी को पूछ सकता हूँ। चले मैं पूछता हूँ। दीपक आप बताएंगे? जी दीपक भाई आप हैं, जाग रहे हैं? अच्छा, एमन अंजुम आप बताना चाहेंगी? दीपक आप बताना चाहेंगे तो बताएं प्लीज। जी जी दीपक। अच्छा एमन आप बताना चाहेंगे? सर मुझे क्वेश्चन ही समझ आया। अच्छा, सवाल पढ़ें आप आपके सामने स्क्रीन पर। जी क्लास पढ़ लिया सवाल? यस जी अमन आपने सवाल पढ़ा? अनरियलाइज गेन से नहीं कर सकते डिविडेंड शेयर। एक्सेलेंट, गुड भाई। आवाज भी निकाल दो, कोई कहीं छुपे हुए हो क्या? अच्छा जी अमन आपको समझ आया? नो सर, मैंने डिविडेंड वाला लेक्चर मिस करा था। अच्छा अच्छा, चलो तो पहले बोलना था ना यार, कोई बात नहीं। चलो तो अब संदेश आप बता सकते हैं, बिल्कुल अब आप खेल सकते हैं, आपका ग्राउंड है। सर, कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है कि मतलब अदर देन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की कंपनीज जो है वो अपना अनरियलाइज जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मेंशन्ड है कि वो कोर बिजनेस एक्टिविटी जो है वो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज है। तो सर वो अपना जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अच्छा पक्की बात है जी। और किसी का कोई आंसर है तो वो भी सर सुना उनका सकता है बिजनेस ही कहानी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का, तो फिर तो उनको डिविडेंड काटनी पड़ेंगे फिर। अच्छा 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 जी। और कोई अगर अपनी अपनी बात बताना चाहे तो प्लीज, इम्पोर्टेंट है ये। नहीं सर, हम अनरियलाइज गेन से नहीं दे सकते डिविडेंड। वो बिजनेस का केस तो हमारे पास सब था, जो हमारे पास सेल एंड परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो। तो हम सही। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फिर क्या कर सकते हैं हम, क्या करना चाहिए? जब गेन रियलाइज होगा उसी से दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। बिल्कुल जबरदस्त। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए अनरियलाइज गेन से डिविडेंड नहीं दे सकते संदीश भाई। क्या बात समझ आई? सर रिपीट कर दें सर एक दफा। अच्छा देखिए, हमने ये देखा था कि आप डिविडेंड अपने प्रॉफिट से दे सकते हैं सिवाय दो बातों के। नंबर वन, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से या कैपिटल नेचर के एसेट से प्रॉफिट हो रहा है तो आप नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अनरियलाइज गेन से भी नहीं दे सकते, प्रोवाइडेड दैट कि आपका बिजनेस अगर डील करना हो, कि बिजनेस आपका ऐसा हो कि आप सेल परचेज करते हैं प्रॉपर्टी या एसेट्स, तो उससे भी तब देंगे जब वो सेट ऑफ हो चुका हो अपने लॉसेस से। मैं फिर से बताऊं, जी सर आ गया सर। आप अपने नॉर्मल प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी से दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कैपिटल नेचर के एसेट से नहीं दे सकते, इक्विपमेंट वगैरह से नहीं दे सकते। अच्छा, आप डिविडेंड नहीं दे सकते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से भी अगर वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो।
अच्छा, अगर किसी का काम ही प्रॉपर्टी लेना बेचना है तो हाँ दे सकता है, लेकिन वो अपनी दूसरे लॉसेस से सेट ऑफ करके देगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए स्टिल खास ये प्रोवाइजो है कि वो अनरियलाइज से नहीं दे सकता। तो इन द गिवन सिनेरियो ये तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही डील कर रहा है, तो ये अपने अनरियलाइज प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दे सकता। क्या बात समझ आई? यार एक लाइन कहाँ से लिखना होगा 4 मास की? नहीं, आपने पहले लॉ लिखना होगा कि नहीं दे। लॉ ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अनरियलाइज गेन अगर हो तो नहीं होगा। फिर आप डिस्कशन करेंगे इन द गिवन सिनेरियो एबीसी कंपनी को 55 लाख रुपए का फायदा हुआ है और बेटर प्रॉफिट्स है, तो डायरेक्टर चाह रहे हैं कि हम इसको डिविडेंड पे डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर आप कंक्लूजन ये करेंगे कि डायरेक्टर्स की चाहत अपनी जगह, लेकिन लॉ ये कहता है कि वो नहीं दे सकता। सिंपल, जैसा अभी तक हमने देखा है लॉ और डिस्कशन अभी। ठीक है, ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। मालूम है डिविडेंड के सवाल के लिए पहला काम क्या करना है, ये देखना है कंपनी करती क्या है। सही, ABC company is engaged in the business of trading of goods. At the close of the financial year 2020, following are the numbers declared. Trading profit से 35 लाख रुपए, gain from sale of immovable property 12 लाख रुपए, total profit 47 लाख रुपए. Directors in the meeting recommended to complete distribution of dividend due to the better results in the current year. बताओ क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग से करेगा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ट्रेडिंग से करेगा और 12 लाख से निकलेगा, यानी 12 लाख इनएलिजिबल टू डिक्लेयर एज अ डिविडेंड। ठीक है, यस सर। अच्छा, यस सर। तीसरा ये है सीईओ की पेनल्टी। जी कुछ कह रही हैं आप? हेलो, चलें आगे बढ़ते हैं। बाकी हमने जब लेक्चर में पढ़ा था तो हमने देखा था कि सीईओ की पेनल्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना चाहिए। यस सर, 2 लाख। फिर चौथा ये था कि लिस्ट डाउन द सिचुएशंस के जिसमें डायरेक्टर्स विथहेल्ड कर सकते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो 5 बातें हमने देखी थी कि वो ना किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से ना दे सके, या जिस बंदे को देना चाह रहे हैं उसका कोई टाइटल का इशू हो, और ये सारी बातें। कंपनी के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो, वो लिस्ट अगर आप अपने नोट्स खुद घुमाएंगे तो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट थी वो तो आपको याद ही होगी कि डिविडेंड रिकमेंड करता है बोर्ड और अप्रूव करते हैं मेंबर्स एजीएम में, और मेंबर्स इसको बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं या उतने पे ही अफाका कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डिविडेंड हमारा यहाँ पर आके हो गया मुकम्मल। अच्छा, इसके बाद सीईओ की पेनल्टी बता दिया क्या थी? सीईओ की पेनल्टी हमने करी थी और बहुत अच्छे से करी थी। उसमें ये था कि अगर उसने डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद उसको रोका हुआ है, विथहेल्ड किया हुआ है, तो उसको 2 साल तक की सजा भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 5 लाख तक की 5 लाख रुपए फाइन भी लग सकता है। ठीक है, 5 साल की नहीं थी, ये दोनों हो सकती है। सर 5 लाख तक सीईओ नहीं बन सकता कंपनी का। शोर बहुत आ रहा है, एक बोले सर। मैं कह रहा था 5 साल की सजा नहीं थी? नहीं, 2 साल की सजा थी और 5 मिलियन तक की पेनल्टी थी। अगर हमने 5 साल पढ़ लिया तो गलत पढ़ लिया सर। 5 साल तक वो अपनी सीईओ की वो जो किसी कंपनी का नहीं बन सकेगा। और वो हमने देखा था, उसको हमने कनेक्ट किया था इनएलिजिबिलिटी टू बिकम डायरेक्टर्स के अंदर, कि हमने कहा था कि अगर लॉ मना कर रहा है किसी वजह से कि डायरेक्टर नहीं बन सकता तो क्यों, तो उसकी एग्जांपल कहाँ मिलेगी, तो फिर हमने उसको डिविडेंड से कनेक्ट किया था। ऐसा कुछ याद आ रहा है? सर रिपीट करें यार, फिर से रिपीट चले कर देता हूँ। देखें, हमने ये देखा था कि अगर एक बंदा ऐसा कोई मामला करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव पेमेंट ऑफ डिविडेंड को होल्ड करेगा, तो उसको क्या हो सकता है, या तो 2 साल तक की कैद हो सकती है और साथ में 5 साल 5 मिलियन तक की फाइन पड़ सकता है। ये तो एक बेचारे के साथ मसला हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर उसने ऐसा किया तो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन उसको अपनी ऑफिस छोड़नी पड़ेगी, और किसी भी कंपनी का वो चीफ एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी का एलिजिबल नहीं रहेगा कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन सके या डायरेक्टर बन सके 5 सालों तक। अच्छा, जब हमने फिर डायरेक्टर्स का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और इनएलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर्स की हेडिंग हम देख रहे थे, तो हमने कहा था कि ऐसा कोई शख्स भी डायरेक्टर नहीं बन सकता जिसको इस लॉ ने मना किया हुआ हो। तो फिर उस वक्त मैंने आपसे कनेक्ट करवाया था कि हमने ऐसी कोई एग्जांपल कहाँ पढ़ी है
तो उस वक्त भी किसी एक आध बच्चे ने आप में से ही बताया था कि वो हमने डिविडेंड में पढ़ी है। अच्छा, एग्जाम में एक ऐसा सवाल आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि एक डायरेक्टर ने विलफुली डिविडेंड को विथहोल्ड किया हुआ है और पेमेंट नहीं कर रहा, तो अब बताओ अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 इस पर क्या क्या रिपरकेशंस आ सकती हैं। तो आपका आंसर ये होगा कि इसको 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, अप टू 2 years, अप टू बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, अप टू ₹5 million तक की पेनल्टी पड़ सकती है, और वो किसी कंपनी का एज अ CEO और डायरेक्टर अपॉइंट का इनएलिजिबल हो जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन से। ठीक है, यस सर। यस सर। जी ठीक है। ये बात सबको समझ आई? सर माइक नॉट वर्किंग, प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन 2 अगेन। आपको समझ आ गया था एमन, या मैं फिर से बताऊं? है, चली गई है? सर एक बार वापस से बता दें क्वेश्चन 2। अच्छा, क्वेश्चन 2 के अंदर ये था कि ये कंपनी है और इसको ये इंगेज है ट्रेडिंग के बिजनेस में, यानी गुड्स ट्रेड करती है, एक नॉर्मल कंपनी है। तो क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे इसको नेट प्रॉफिट हुआ 47 लाख का, जिसका ब्रेकअप ये था ट्रेडिंग प्रॉफिट और गेन फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम ये कह रहे थे कि डायरेक्टर्स ये कह रहे थे कि सारा का सारा बांट दें, पिछले साल से रिजल्ट अच्छे आए। तो आपसे पूछा गया था क्या कंपनी एक्ट के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं? तो आपने एक आंसर ये था कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी के या कैपिटल नेचर के एसेट्स से जो उसको गेन हुआ है, अनलेस के उसका काम ही इन एसेट्स के अंदर डील करना हो। देयरफॉर इस सवाल के अंदर 35 लाख एलिजिबल टू डिक्लेयर एज अ डिविडेंड होगा, ना कि 47 लाख। जी ओके, यस सर। ठीक है जी, बात समझ आई? यस सर। जबरदस्त। यस सर। अब जो मैं समझता था कि यार बिल्कुल एक नज़र घुमाना चाहिए, देखा, मैंने बता दिया। अब आप लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा एरिया हो, मीटिंग प्रोसीडिंग्स का शुरू में आवाज़ आई थी, वो भी बिल्कुल मैं देख सकता हूँ अभी हाथ के हाथ, जो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई सवाल बताना चाहें, कोई टॉपिक बताना चाहें कि सर एक मरतबा उसके सवाल करा दें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी क्लास। सर इन्वेस्टमेंट का कोई एक आध सवाल। अच्छा सवाल करा दें इन्वेस्टमेंट का। जी, और किसी की कोई ख्वाहिश है तो जल्दी बता दें प्लीज़। देखिए मैं तो आपके साथ शहरी तक चल सकता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं चल प्रोस्पेक्टस। सकेंगे। प्रोस्पेक्टस, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा सवाल देख लेते हैं और एक प्रोस्पेक्टस का देख लेते हैं। और कोई? सर प्रोस्पेक्टिव में डेट ऑफ पब्लिकेशन वाली ना, उसकी जो 7 दिन पहले और मैक्सिमम 30 दिन वाला, वो कौन सा वापस समझा देगा? यार वो वीडियो देख लेना, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा मैं, सॉरी। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आपको ना समझ आए तो आई एम अवेलेबल एनी टाइम आफ्टर द क्लास। जी जी, और किसी को कोई सवालात करवाने तो भाई जल्दी बताओ, प्लीज़ बताओ। एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा सवाल देख लेते हैं, एक नज़र प्रोस्पेक्टस को घुमा लेते हैं, और इसके बाद मेरे ख्याल से हमें मीटिंग प्रोसीडिंग्स को एक बार देख लेना चाहिए। आपकी क्या राय है? सर मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स का करवा दें। चलें, बिल्कुल देख लेंगे वो। उसके अंदर है मसला, हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कोई एक अच्छा सवाल इन्वेस्टमेंट का। अब आप एक सवाल पढ़ें और मुझे बताएं कि इसमें क्या मसला है। मैंने ये वाला, एक सेकेंड, हाँ, ये पढ़ें, 10 का बी पढ़ें, और आप लोग पढ़ें 10 का बी पढ़ें। 10 का ए भी अच्छा है और 10 का बी भी अच्छा है, दोनों कर लेते हैं। जी क्लास, पढ़ लिया आप लोगों ने?
जी क्लास पढ़े, इसको देख लें एक बार हम। यस सर। चले जी, सवाल सबने देख लिया। पहले वाले में कोई अपना कमेंट देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है। सर ये पार्ट जो आप बता रहे हैं, जी जी, ए और बी दोनों कहा था ना। सर इनएलिजिबल होगा क्योंकि वो उसकी कंडीशन है कि उसकी स्पाउस या कोई भी फैमिली मेंबर किसी ब्रोकरेज हाउस में वो ना हो। ये कंडीशन किसके लिए है? इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन फाइन नहीं, इसके ये किसी खास उसके साथ लगी हुई है ये कंडीशन। सर यहाँ डायरेक्टर इप्सो फैक्टो सीज हो जाएगा। फैक्टो तो सीज हो जाएगा, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, अगर ये पर्ल प्राइवेट लिमिटेड होती फिर क्या होता? जी आवाज आ रही है? अगर ये पर्ल प्राइवेट लिमिटेड होती तो क्या होता? जी क्लास। सर नहीं पता। हाँ जी संदेश भाई, आप कुछ अपनी कीमती राय से हमें रोशनास कर सकेंगे तो प्लीज बताएं। तो प्राइवेट लिमिटेड का सर याद नहीं। अच्छा अच्छा, मैंने सर आपको आई गेस ये शायद लिस्टेड कंपनीज के लिए था। हाँ, ये वाली जो कंडीशन थी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए थी। अगर ये प्राइवेट कंपनी होती या पब्लिक अनलिस्टेड होती तो कोई मसला नहीं होता, ये अपनी बेगम को रखवा सकता था। सही है। यस सर। चले, ये एक अच्छा सवाल हो गया। ये डायरेक्टर्स को हमने कवर कर लिया। ये आप लोग देखिएगा, लेक्चर को एक बार रिकॉल कीजिएगा, ये एक अच्छा पॉइंट था। अच्छा, दूसरा बी पार्ट ये पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं सर, एक मिनट। ये इस्पो फैक्टो जिसने टर्म यूज की थी उसको क्लियर हो गया ये जो हमने बताया किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? यस सर। चले, जबरदस्त हो गया। अच्छा अच्छा याद रखा था आपने इसको फैक्टर। जी, ये टोपाज लिमिटेड, सिल्वर टोपाज लिमिटेड, इस पे कोई अपनी इनपुट देना चाहे? पहले तो बताओ ये सवाल अगर सोचा जाए तो ये सवाल आया कहाँ से, कौन से टॉपिक से? हाँ जी क्लास। इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट से? ये डायरेक्टर का सवाल नहीं है? सर यही सोच रहे यही सोचने के लिए इसको मैंने डायरेक्टर के एरिया में रखा था वैसे। चलिए अब मैं बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट का सवाल है। सही है। 18% होल्डिंग है, मजीद 10% करने जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी फिर इसकी? एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट हो जाएगी। तो फिर जब इन्वेस्टमेंट आप, ये एसोसिएटेड कंपनी नहीं हो जाएगी भाई, एसोसिएट हो जाएगी, सिंपल। ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन। और वो एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट के अंदर कब बनती है एसोसिएटेड कंपनी? जब उसकी 20% वाली लिमिट हो। तो अब ये 18 से जब 28 पे पहुंचेगा तो 20% वाली लिमिट क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसी किसी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट या तो इक्विटी के थ्रू करते हैं या लोन के थ्रू करते हैं। यहाँ पे किसके थ्रू हो रही है? यहाँ पे इक्विटी के थ्रू हो रही है। तो फिर वो कंडीशंस थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी और सब याद आ रहा है? जी क्लास।
जी, आप लोगों को आवाज़ यस आ सर, रही है, सही यस है। सर। अच्छा चलें, ये बात आई थिंक सिंपल थी, आसान थी, हो गई ना, समझ आ गई होगी। सर इसमें ही देखेंगे नेचर, देखेंगे इन्वेस्टमेंट का पीरियड और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, नहीं इसमें नहीं 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 नहीं, तभी तो मैंने आपसे कहा कि दो किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, या तो शेयर्स पे होती है थ्रू, या लोन की होती है। तो अगर तो शेयर्स के थ्रू होगी, सिंपल स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी और इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। और आप अगर लोन के थ्रू करेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी जो हमने देखी थी कि रीपेमेंट नेचर, ये वो फलाना ढिमकाना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए, और डायरेक्टर सर्टिफाई करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, ये सब था। सही। यस सर, यस बाकी सर। इसका सजेस्टेड आंसर भी मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब एक सवाल इन्वेस्टमेंट का जो अच्छा सवाल है वो देख लें। ये हम अपनी क्लास में भी कर चुके हैं, जब हम नॉर्मल क्लास चल रही थी इन्वेस्टमेंट की। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ से गुजारना चाहूँगा, बाकी आप इसको खुद भी देख लीजिएगा। ये सवाल है ये कालाम लिमिटेड वाला, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये हम अपने लेक्चर के दौरान कर चुके हैं, याद आ रहा है? यस सर। तो इसको देखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ूँ? सर देख लेते हैं सर, चलें देख ले, जल्दी देखें। आज तक कोई देख लेते हैं। नहीं, सब कुछ नहीं देख सकेंगे आप, बस इसके बाद हम मीटिंग प्रोसीडिंग्स पे आ जाएंगे। जी क्लास पढ़ लिया आपने ये? यस सर। चले तो अब बताएं क्या होगा पहले में और दूसरे में। सर 2 वाले का थोड़ा सा पता है, ये आपको लोन के लिए, पहले वाले में क्या होगा? एसोसिएट कंपनी तो नहीं है, एसोसिएट नहीं है। कुछ भी नहीं होगा पहले वाले में सर, सिंपल इन्वेस्टमेंट है ना, और कुछ भी परसेंटेज वगैरह मीट नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं होगा। सही है? यस सर। चलें, ज़बरदस्त हो गया। और दूसरे वाले में जब लोन दे रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होगी, और वही सारी जो उसमें नोटिस के अंदर रेजोल्यूशन के लिखा हुआ होगा कि टर्म कितनी होगी, नेचर क्या होगा, अमाउंट कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, रेट ऑफ रिटर्न और उसके बोरोइंग कॉस्ट और अग्रीड से विच एवर इज़ हायर होना चाहिए। फिर डायरेक्टर सर्टिफाई करेंगे ड्यू डिलिजेंस की, फाइनेंशियल साउंडनेस की, और ये सब। ठीक है जी? यस सर। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अगर ये कालाम लिमिटेड की जगह कालाम प्राइवेट लिमिटेड होती तो क्या होता? और ये लोन दे रही होती मूनसून प्राइवेट लिमिटेड को, तो कुछ होता? नहीं सर, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्राइवेट लिमिटेड की एक्सेप्शन है कि उस पर ये सारी बातें अप्लाई नहीं होती। ठीक है जी, रिकॉल हो रहा है भाई? यस सर। जी सर। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब प्रोस्पेक्टस के अंदर बहुत सिंपल है, कोई ऐसी मुश्किल सवाल नहीं है। हम सवाल रीड कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए। एक तो ये एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज कंसीडर्ड टू बी द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शेयर? शेयर परचेज एग्रीमेंट, शेयर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन, शेयर सर्टिफिकेट्स इशूड इन बुक एंट्री फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। जी, ये कह रहा है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अगर किसी के पास हैं तो उसके टाइटल को वेरीफाई करने के लिए प्राइमा फेसी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा, इनमें से कुछ भी। वो क्या होगा? सॉरी, शेयर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन सर बी। जी, और कोई अपना आंसर देना चाहे? जी क्लास। सर डी। सर डी होना चाहिए वैसे तो। क्यों? प्राइमा फेसी एविडेंस सारी चीजें होंगी। सर सी।
सी, एक्सेलेंट, सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको, अगर आपको याद आ रहा हो, बताया था सीबीसी स्टेटमेंट देख लेना, दिखाई भी थी, और ब्रैकेट में लिखा था इसको बुक एंट्री फॉर्म कहते हैं। याद आया? एक होती है फिजिकल, एक होती है बुक एंट्री सिक्योरिटीज। जिसमें सर शेयर्स मेंशन थे, शेयर्स और उसका अमाउंट। हाँ, तो बुक एंट्री फॉर्म जो है उसको हम कहते हैं कि ये इसकी प्राइमा फेसी एविडेंस है। शेयर परचेज एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है। शेयर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन इज जस्ट एन एप्लीकेशन। इसके बाद आपको याद होगा हमने देखा था, और गालिबन फुटवेयर लिमिटेड की एग्जांपल ली थी, तो उसके सब्सक्रिप्शन के बाद अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट के बाद शेयर सीडीसी में आएंगे विच इज़ बुक एंट्री सिक्योरिटीज़। तो अलॉटमेंट से पहले तो आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराया है, इसकी कोई कानूनी हैसियत इन द फॉर्म ऑफ टाइटल नहीं है। असल तो ये है ना, ठीक है जी क्लास? जी, अगर आप लोग ऐसे ही सन्नाटे में रहेंगे तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं ये सेशन। मतलब मैं अकेला, मुझे समझ नहीं आ रहा, अजीब सा हो रहा है जी क्लास। यस सर। सही है, ये समझ आया? यस सर। ज़बरदस्त। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पढ़ लेते हैं। In the 14th AGM of Sapphire Limited, a special resolution has been passed to increase the voting right of shareholders of Class A by 50%. इसकी AGM हुई थी सफायर लिमिटेड की, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई थी कि 50% शेयर होल्डर्स जो क्लास ए के हैं उनका राइट इंक्रीज कर दिया जाए। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल है, मतलब इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, कि ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई थी एजीएम में कि शेयर होल्डर्स की 50% राइट को इंक्रीज कर दिया जाए, ये जब यकीनन नोटिस गया होगा एजीएम का, तो ये वाला मैटर नोटिस ऑफ द एजीएम में कहाँ लिखा हुआ होगा? स्पेशल बिजनेस पे। स्पेशल बिजनेस पे, एक्सीलेंट, ठीक है जी क्लास? आप सब जाग रहे हैं? यस सर। सही है। अच्छा, मुझे सबकी आवाज़ आएगी तो मैं भी जागूंगा। अच्छा, फायजा इब्राहिम, अ शेयर होल्डर फ्रॉम क्लास बी, वांट्स टू गेट दी सेड स्पेशल रेजोल्यूशन कैंसल्ड। वो चाह रही है कि यार ऐसे नहीं चलेगा, कुछ गड़बड़ है। अंडर द कंपनीज एक्ट डिस्कस हाउ फायजा इब्राहिम कैन चैलेंज द रेजोल्यूशन एंड आस्क फॉर इट्स कैंसलेशन, also determine the grounds on which the decision may be made in her favor. जी क्लास, इस पर आप अगर कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं। सर नोटिफिकेशन लिख सकती है? क्या करेगी? ये क्या कर सकती है बता? सर मिनिमम कैंसिल नहीं करवा सकती सर, राइट्स होने चाहिए। कैंसिल नहीं करवा सकती क्लास बी से वो, मतलब जबरदस्त जबरदस्त, एक्सेलेंट, सही कह रहे हो सर लेकिन उन्होंने तो ये पूछा हुआ है ना कि वो चैलेंज कैसे कर सकती है, तो भाई वो तो हम लोग को तो बताना पड़ेगा कि चैलेंज करेगी। कैसे करेगी? मतलब एक मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आप क्या कहते हैं, अभी MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, तो नहीं सर, क्योंकि उन लोगों ने हमसे ये कहा हुआ है ना कि वो चैलेंज कैसे करेगी, उनको तो ये कहना चाहिए था कि चैलेंज कर सकती है या नहीं कर सकती। नहीं तो उनकी मर्जी है वो, कि जो भी कहे, ये तो कोई बात ही नहीं। मैं भी तो कह रहा हूँ जाके डॉक्टर बन जाओ, तो आप कहेंगे सर मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता, मुझे पहले FSC करना पड़ेगा फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसे बोलोगे ना? नहीं, आपको ये बोलना चाहिए था कि डॉक्टर बन सकते हो कि नहीं, ऐसे पूछना चाहिए था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जाके बन जाओ, तो आपका जवाब तो अभी भी वही खड़ा रहेगा ना? सही। सर ये कौन सा टॉपिक ये पढ़ा था हमने, पता था? ओहो, ये हमने पढ़ा था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो इसके अगले 10 सालों में क्या हुआ था, तो इसमें ये हुआ था 47 से 57 के मामलात में ये सब हुआ था। आखिरी क्लास में पढ़ा था ये हमने, ठीक है? ओके सर। चलिए, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम एक और सवाल देखते हैं। On February 2020, the Commission approved the prospectus of a Victory Limited for public offer of its securities. The director intend to publish the prospectus on 10 अप्रैल को। 4 फरवरी को इसको अप्रूवल मिली है, और ये 10 अप्रैल को पब्लिश करना चाहते हैं जी क्लास। कितने दिन का टाइम होता है?
सर अप्रूवल से 60 दिन का टाइम होता है पब्लिश करने का, सही है? यस सर। तो ये पूछ रहा है कि टाइम फ्रेम बता दो कब कर सकते हैं, तो आप बताओगे कि ये जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर इसके बाद 60 डेज का टाइम होता है, लिहाजा ये एक पर्टिकुलर डेट वर्कआउट होगी उस दिन तक कर सकते हैं, और अगर ये उस दिन तक नहीं कर सकते तो एक्सटेंड करवा कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या थी? वो मुख्तलिफ थी कि उसमें नोटिस वो अखबार में देंगे और मुख्तलिफ जगहों पर प्रोस्पेक्टस की कॉपी पड़ी हुई होगी, और 7 दिन और 30 दिन वाला बात इस पे एप्लीकेबल होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आई क्लास? ये Yes, sir. सिंपल था, ऊपर वाला थोड़ा सा वो था क्योंकि वो क्लिक नहीं हुआ था हमसे, अदरवाइज वो भी कोई मुश्किल नहीं था। इसके बाद ये एक और मजीद एमसीक्यू है, इसके अंदर भी कोई खास बात है नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पूछा है प्रोस्पेक्टस में, या आप अपनी किताब से आराम से देख के बता देंगे, सिंपल एक्सप्लेन द टर्म है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऑटम 19 वाले में कि कंपनीज कैन कमेंस द बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्ट्रार। अच्छा, और ये सवाल ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग जनरल रूल। कि रूल ये है कि कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्ट्रार। तो इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? तो इसकी एक्सेप्शंस हमने देखी थी, 3 थी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, एक कन्वर्टेड पब्लिक कंपनी थी, और एक जो पब्लिक से प्राइवेट, जी जी, और एक गारंटी लिमिटेड वाली थी। याद आया जी क्लास? चलें। यस सर। इसके बाद एक और मजीद, इसके बाद ये जो है स्प्रिंग 17 वाला सवाल कि इनोवेशन लिमिटेड इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी prior to the issuance of certificate of commencement of business, directors have entered into a long term contract with a foreign company for the supply of materials for use in the production. आपको याद होगा कि पब्लिक कंपनी जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए था, अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी नेचर क्या होती है? प्रोविजनल। हमने देखा था ना कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर नहीं हो सकते और आप बोरिंग पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। 2 बातें थी ना? यस सर। तो अगर उसने कर दिया तो आखिरी में हमने लिखा था वो प्रोविजनल नेचर की होंगी, तो हमने यहाँ पे उसका स्टेटस बताना है। दूसरा, रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो उसकी वही 5 बातें थी कि कैश आ गया हो और किसी से ज़्यादा पैसे आ गए हो तो वापस हो गए हो, प्रोस्पेक्टस इशू करना हो तो वो रजिस्ट्रार के पास जमा हो गया हो, प्रोस्पेक्टस नहीं करना हो तो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस हो। ये वो जो 5 बातें थी वहाँ पर, वो यहाँ पर हमें बतानी होंगी कि ये 5 चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई फुलफिल करता है तो उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई? यस सर। चलें, जबरदस्त। इसका ए समझ में नहीं आया, ए का क्या था? ए में मैंने आपसे बताया था, अगर आप अपना लेक्चर एक बार देखेंगे फिर से, कि अगर पब्लिक कंपनी जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो सर्टिफिकेट लेने से पहले, यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 2 अलग अलग है ना, तो अगर कोई इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट लेते ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए या बोरिंग पावर एक्सरसाइज कर ले तो वो प्रोविजनल होती हैं, और क्योंकि वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले ये काम नहीं कर सकता। बस ये बात थी, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमने ऐसे सवाल अपने क्लास लेक्चर के बीच में बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे मैंने एक मजीद ऐसे ही डाल दिया था प्रैक्टिस के लिए कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 75 लाख है और पेड अप कैपिटल 21 लाख है, और कंपनी रेस करना चाहती है फंड्स विया इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो और कितना करना चाहती है यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, गलती है। मिसाल के तौर पे कंपनी करना चाहती है, शेयर्स इशू करना चाहती है 9 मिलियन के। अब कंपनी क्या करेगी? सर पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल अपना इंक्रीज करेगी। वो कैसे करेगी? सर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करने से। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। और वो परमिशन उसको कहाँ होनी चाहिए? क्योंकि ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब है आप अपना मेमोरेंडम ऑल्टर कर रहे हैं, और मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन के लिए ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए? आर्टिकल्स के अंदर। तो अगर आपने पहले ये देखना होगा कि आर्टिकल्स में अगर ये चीज़ अलाउ है तो ठीक है, और ना पहले आर्टिकल्स को ऑल्टर करोगे फिर एमओए को करोगे। ये हम अपने लेक्चर में देखा था, ठीक है जी सर। अच्छा, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर, सिंपल सवाल है, ये हमने डिस्कस भी किया था, आपकी बुक में डिफरेंसेस अवेलेबल भी हैं, आई होप कि आप इसको देख लेंगे।
अच्छा क्लास, यहाँ पर आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिविडेंड के क्वेश्चंस भी देख लिए और प्रोस्पेक्टस को भी एक नज़र घुमा लिया, इन्वेस्टमेंट्स को भी देख लिया। अब अगर आप लोगों में हिम्मत हो तो मीटिंग प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, और नहीं हो तो हम जा सकते हैं। जी क्लास। सर कल नहीं हो सकता? जी देख लेते हैं सर, देख लेते हैं सर, देख लेते हैं, कर लेते हैं ना, हिम्मत कर लेते हैं, चले। अच्छा, मीटिंग प्रोसीडिंग्स के अंदर ऐसे कौन से सवाल हैं जो हम देखें, हम ऐसे ही देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, स्पेशल और वो MCQs है, तो ये इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये तो सिंपल MCQs है, शुरू में 2-3। अब आ रही है, आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा, शुरू में जो आपके सामने आ रहे हैं ये तो MCQs हैं, ये आप लोग देखिएगा, ना समझ आए तो बिल्कुल पूछिएगा मुझसे। अच्छा, इसके बाद ये एक अच्छा सवाल है। AGM ऑफ अ लिस्टेड कंपनी स्केड्यूल हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। ड्यू टू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कोरम इट वाज एडजॉर्न्ड टू नेक्स्ट वीक। डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम इन द एडजॉर्न मीटिंग। अगर आप याद आ रहा हो लिस्टेड कंपनी के केस में क्या था? सर वो होना चाहिए जो हमारे मेमोरेंडम में लिखा हो, अगर वो भी प्रेजेंट नहीं था। नहीं, ऐसे नहीं था। जी क्लास, होंगे सर, कम से कम 2 होंगे, चाहे प्रेजेंट पर्सनली हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, या एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स स्पेसिफाइड इन दी आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में प्रोवाइड यहाँ पे क्या था, अदरवाइज था, लार्जर था? अदरवाइज। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा, इसके बाद ये सवाल है कि AGM ऑफ अ लिस्टेड कंपनी स्केड्यूल थी मार्च 2020 में टू ट्रांजैक्ट सेवरल ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। लिस्ट द इंफॉर्मेशन व्हिच मस्ट बी इंक्लूडेड इन एल्स नोटिस ऑफ AGM टू बी पब्लिश। ये वही नोटिस वाला सवाल है, इसका सजेस्टेड आंसर भी गिवन है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद कोई ऐसा सवाल हो जो हम अभी डिस्कस करना चाहिए हमें, वो हम देखते हैं। और ये प्रॉक्सी से रिलेटेड है। अच्छा, इनके तकरीबन के आपको आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसको देखते हैं, ऑटोमेटिन को। जॉइंट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ पब्लिक कंपनी ऑन 1 फरवरी 2018, जिसका एंड वाज ऑथराइज्ड बाय द रजिस्टर टू कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिला होगा? 1 फरवरी 2018 को। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब मिला है? 1 अप्रैल 2018 को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिवाइडेड on the issue of holding first general meeting of its members. 2 directors of the view that the meeting should be held on 30 सितंबर 18, whereas the majority इस व्यू पे थी कि 30 अक्टूबर 18। अब आपने इनको फैसला करके बताना है कि एक्चुअल डेट क्या होनी चाहिए। जी क्लास, स्टैच्यूटरी जनरल मीटिंग कंपनी की, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि स्टैच्यूटरी जनरल मीटिंग करवानी है, तो उसकी डेट क्या होगी? पब्लिक कंपनी को अपनी स्टैच्यूटरी जनरल मीटिंग पहली कब तक रख लेनी चाहिए? ये हमने कैलकुलेट किया था। 180 days from commencement of business. 9 months from incorporation. 9 months or 180 days, whichever is earlier. अब हम यहाँ से इसको गिनना शुरू करेंगे और जो भी अर्लियर डेट आएगी उसको हम अपने आंसर में बता देंगे। ठीक है जी, और ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं अपने एलिमेंट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, ठीक है जी। yes, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आप पूछ सकते हैं। नो सर। सही, जबरदस्त। अच्छा, दी ऑटम 17, दी AGM ऑफ कामयाब लिमिटेड इज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 12 सितंबर 2017 10 बजे। 10 बजे उसकी AGM होने वाली थी 12 सितंबर को। बीइंग द कंपनी सेक्रेटरी कमेंट ऑन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कह रहे हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस पे कमेंट करते जाओ। शफीक लॉज अ प्रॉक्सी फॉर्म ऑन 10 सितंबर 2017 5 बजे। शफीक भाई ने 10 सितंबर को शाम में 5 बजे प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराया, तो क्या हो गया, कोई मसला हो गया? यस सर, 48 hours before the मीटिंग होनी चाहिए। और 48 आवर्स के अंदर कौन से दिन या घंटे नहीं गिने जाएंगे? सर वर्किंग आवर्स जो होंगे वही वर्किंग काउंट। आवर्स सर गिने, वर्किंग डेज के आवर्स गिने जाएंगे। वर्किंग आवर्स तो फिर 48 घंटे तो एक हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा। सही है संदेश? यस सर, वर्किंग डेज। ठीक हो गया? ये समझ आया सबको? सब जाग रहे हैं? मैं एक बार सबका नाम लेके पूछ लूं, जाग रहे हैं नहीं जाग रहे? यस सर। मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मैं अकेला तो नहीं चल रहा भाई। ये जो गिनती के लोग रह गए हैं, आप सब जाग रहे हैं तो बता सकते हैं? यस सर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जाग रहे हैं। अच्छा, दूसरा, अनवर अपॉइंटेड अमजद एज हिज प्रॉक्सी बाय डिपॉजिटिंग द फॉर्म ऑन 8 सितंबर 2017।
अमजद अनवर ने अमजद को अपना प्रॉक्सी बना के डिपॉजिट करवा दिया फॉर्म 8 सितंबर को. On the next day, Anwar came to know that Amjad has gone abroad, so he deposited a proxy form in favor of Waqas. अब क्या होगा? अनवर ने पहले अमजद को पकड़ा, अमजद गायब हो गया तो वकास को पकड़ा. जी क्लास. सर दो प्रॉक्सी नहीं हो सकते, इनवैलिड हो जाएगी. ऐसा ही है. जबरदस्त. Sajid appointed Javed as his proxy. Javed name is not in the members register. साजिद ने जावेद को अपना प्रॉक्सी बनाया जो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम नहीं था, यानी वो मेंबर नहीं था. तो वैसे तो प्रॉक्सी नहीं हो सकती, लेकिन शायद आर्टिकल, अगर आर्टिकल मेंशन, आपने यही पूरी कहानियां सुनानी है. एक्सीलेंट, जबरदस्त. वन ऑफ द मेंबर्स आसान लिमिटेड एज इंक्वायर्ड अबाउट who may attend AGM on its behalf and what should be the right of such attendee. आसान लिमिटेड जो इसकी मेंबर है कंपनी की, वो कह रही है कि वो खुद तो मतलब कंपनी कैसे जाएगी, तो उसके बिहाफ पे कौन जा सकता है और उसके राइट्स क्या होंगे. प्रॉक्सी और प्रॉक्सी पे सर कंपनी का कोई सर प्रॉक्सी प्रॉक्सी नहीं, कंपनी का तो नॉमिनी होगा. कोई नॉमिनी कोई भी हो सकता है, ऑथराइज्ड पर्सन को भेजेगी और उसके वही सारे राइट्स होंगे जो शेयर होल्डर के राइट होते हैं. वोट भी दे सकता है, वो पोल भी मांग सकता है, वो सब कर सकता है, मीटिंग भी अटेंड कर सकता है और ये सब कुछ. ठीक है. यस सर. चलिए, जबरदस्त. यस सर. अच्छा, इसके बाद यार मैंने एक सवाल शायद ऐड किया था, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, और वो ये था, नहीं वो ये यहाँ आ गया. सही है. हाँ नहीं ये नहीं है. इन ईच केस, हाँ ये सवाल है, बस ये लास्ट है. ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था अपनी मर्जी से बना के ना. ये वाला सवाल क्यों उठक बिठक कर रहा. अच्छा खैर जो भी है, ये वाला सवाल है. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं. ये लास्ट सवाल है और इसके बाद हम छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह. ये एक मुख्तसर सा सवाल है, इसमें मुख्तलिफ केसेस दिए गए हैं. सवाल की अगर रिक्वायरमेंट पड़े, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसजीएम इन ईच केस. यानी ये 4 केसेस है, 1, 2, 3 और 4. तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, आप लोग बता दीजिएगा. पहली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2020 को और कंपनी का नाम है एबीसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड. और बताएं इस पर एसजीएम को कैसे वो रखेगी, वर्कआउट कैसे करेगी. जी मैं पूछूं किसी से, मैं पूछूंगा. ये बताएंगे हमें अब्दुल नाफे. जी अब्दुल नाफे बताएंगे, हसनैन बताएंगे हमें, और मारिया बदर बताएंगी और सैफ अमजद बताएंगे. 4 लोग हमने पसंद किए हैं कि जो हमें यहाँ पे हेल्प करेंगे. सर 16 मंथ के अंदर होना चाहिए और अगर उससे पहले एजीएम डिसाइड हो जाए तो फिर नहीं हो सकता. क्या बात, याद कर लिया इसने. और अब्दुल नाफे भाई आप बताएंगे. संदीश आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे. जी अब्दुल नाफे. पढ़ा नहीं है मैंने अभी. कोई बात नहीं. मारिया बदर आप बताएं. सर पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल पे स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग की एप्लीकेशन है, वरना तो नहीं है, तो प्राइवेट है. क्या बात है, तो इस पर नहीं एप्लीकेबल. ठीक हो गया, एक्सेलेंट. अच्छा दूसरा केस कौन बताएगा. हसनैन बताएंगे. जी हसनैन. जी सर. ये आप ये इसके बारे में कुछ बताएंगे, नंबर 2 के बारे में. सर इसमें क्या होता है, नेम ऑफ एबीसी होल्डिंग्स लिमिटेड. क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा. जी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 1 जनवरी 2020 ना. नेम ऑफ द कंपनी एबीसी होल्डिंग्स लिमिटेड. कंपनी का नाम है एबीसी होल्डिंग्स लिमिटेड. इस पर एसजीएम की रिक्वायरमेंट बतानी है, सिंपल. सर सिर्फ पब्लिक पे होता है, इस पे तो नहीं होगा. चलो जबरदस्त. ये कौन था सर पहले बताएं, सवाल सही था, आंसर सही था या गलत था. तो आपने बोला कि नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं. जी एप्लीकेबल नहीं होगा. अच्छा माज राहिल आप कुछ कहना चाहेंगे. किस बारे में सर. यही जिस पे हम बात कर रहे हैं. सर के एसी का है सर. 1 मिनट वो लेके जाइएगा उसके पास. अच्छा काशिफा रिजवान आप जाग रही हैं.
जी मैं कह रहा हूँ इस पर SGM का क्या मामला होगा कि भी नहीं सर मैं बताऊं? आप कौन? सर एमन। जी जी बताएं। सर एप्लीकेबल होगी। क्यों होगी? सर पब्लिक कंपनी है। जबरदस्त, पब्लिक कंपनी है। सैफ आपने क्या कहा था? पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है और ये पब्लिक कंपनी नहीं है, ऐसा ही कहा था ना? जी सर। तो ये आपको कैसे पता चला पब्लिक नहीं है? होल्डिंग्स? नहीं, होल्डिंग्स तो उसका नाम है ना, ABC होल्डिंग्स लिमिटेड। अच्छा सर। सही है, सिंपल उसका नाम है यार, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एक कंपनी है जो 1 जनवरी 2020 को इनकॉर्पोरेट हुई और कन्वर्ट हो गई प्राइवेट से पब्लिक में ऑन 1 मार्च 2020। सर नहीं होगा एप्लीकेबल, प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगी? प्राइवेट सिर्फ कन्वर्ट होता है। सर विद इन 1 ईयर कन्वर्ट होती है तो नहीं होती एप्लीकेबल। विद इन 1 ईयर कन्वर्ट होती है तो नहीं होती? आर यू श्योर? आफ्टर 1 ईयर होता है। आफ्टर 1 ईयर होता है। आफ्टर 1 ईयर होता है। देखिए छोटे छोटे फैक्ट्स चेंज होके सवाल आ जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे? आप गलत जवाब दे देंगे। सर तो इस पे एप्लीकेबल होगा मतलब? होगा सही, ठीक है। मतलब ये आपके दिमाग की रिफ्लेक्सेस को तेज किया जा रहा है कि थोड़े थोड़े फैक्ट से बात कहां से कहां निकल जाती है। सही हो गया? यस सर। चलो जबरदस्त हो गया, ये पता लग गया इस पर होगी एप्लीकेबल। हाँ होगी। यस सर। चलें बेहतरीन। अच्छा चौथा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। ये कितना जबरदस्त सवाल है, बिल्कुल छोटा सा है, और ये अगर ये आ गया तो ये 8 नंबर से कम का नहीं होगा। सर नहीं होगी एप्लीकेबल। सर नहीं होगी ये। ऐसा नहीं होगी, पहले होती है ना वो तो। एजीएम पहले हो गई आपको है। किसने बताया कि नहीं होगी? सर एजीएम अगर डिसाइड हो जाती है तो फिर नहीं होती। वो क्लियर होगी सर, एजीएम पे। कंपनी होल्ड्स इट्स फर्स्ट AGM ऑन 1 मई 2000। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता कंपनी इंटेंडिंग टू होल्ड इट्स फर्स्ट AGM ऑन 1 मई 2020 assuming today is 20th April, अब क्या होता? सर फिर एप्लीकेबल होती है। फिर ऐसे एप्लीकेबल नहीं होती। फिर आप कहते हैं कि अगर कंपनी इंटेंड कर रही है और 1 मई को अगर कर लेगी तो फिर नहीं होगी, ऐसे पूरी बात होगी ना, ठीक है? यस सर। सर आंसर रिपीट करना है सर, ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर दे वाला। यार तुम अभी आए हो। चलो सर और नहीं सर, ये लास्ट पार्ट ये चौथा वाला। सर ये थर्ड और फोर्थ दोनों। अच्छा देखिए तीसरे वाले पर तो होगी एप्लीकेबल, क्योंकि कन्वर्जन 1 साल के अंदर अंदर हो गई है। अगर 1 साल के बाद कन्वर्जन होती तो ना होती। सही है जिया और रहमान, सही है, बात समझ आ रही है? जी जनाब। हेलो, उसका लगता है फिर डिस्कनेक्ट हो गया। बहरहाल तो मेरे ख्याल से क्लास हमने एक मुनासिब कवरेज कर ली है, और अब हम इसको सर 4 वाला